हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आप सभी के सामने खास मेहमान को लेकर आया हूँ, खास एक पहचान को लेकर आया हूँ। और ये बहुत अच्छे हैं, ये इनकी रुचि पढ़ाई में है, ये म्यूजिक में है, मतलब ऑलराउंडर हैं। और आज हम इनसे इनसे जुड़े अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कैसे ये आगे बढ़े हैं और इतना बढ़िया कैसे हैं। और मैंने इन पर रिसर्च किया है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं लोगों को। और ऐसे मैंने तो जितने भी विद्यालय में मैंने पढ़ाई की है और मैंने कई सारे शिक्षकों को देखा है, ऐसे शिक्षक मुझे मिले नहीं। इनके अंदर जब ये पढ़ाते हैं तो शिक्षक की छवि दिखाई देती है, जब ये गाना गाते हैं तो सिंगर की छवि दिखाई देती है। मतलब ऑलराउंडर, क्या भगवान ने इनको आवाज दिया है, क्या कला है इनके अंदर। तो हम जानेंगे सीधे इनसे, तो ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है और हम इनका परिचय इनसे ही लेंगे। तो नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। जी, नमस्कार कुंदन। और जहाँ तक मेरे परिचय की बात है तो मैं हजारीबाग झारखंड का रहने वाला हूँ। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अन्य विद्यालय दुर्गा कुंड वाराणसी से 10वीं तक की पढ़ाई, फिर आगे की शिक्षा दीक्षा दिल्ली से हुई है। सेवा कुटीर में रहते हुए हमने 11वीं 12वीं और फिर हिंदू कॉलेज दीव हिंदी ऑनर्स किया है। उसके बाद हिंदी में ही जो है मेरा एमए है रामलाल आनंद कॉलेज से, दीव से ही। और उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा BRA से। और फिर अभी वर्तमान में मैं शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश विषय से एमए कर रहा हूँ। यह है मेरा संक्षिप्त परिचय। जी, तो राहुल जी, आप ये बताइए कि आप मतलब जो आपने जब अपनी आरंभिक शिक्षा शुरुआत की है, जी, तो आपने बनारस से, तो आप बचपन से ब्लाइंड हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी ब्लाइंडनेस का प्रश्न है तो बिल्कुल नहीं। हाँ। जब मैं 2 वर्ष का था तो मेरी बाईं वाली आंखें चली गई थी और रेटिना प्रॉब्लम बताया जा रहा था। उसके बाद इलाज के लिए हम चेन्नई भी गए, शंकर नेत्रालय आपने सुना होगा। हम्म। तो वहाँ उन्होंने कहा कि 50-50 चांस है। तो हमारे पिताजी ने बिल्कुल इसे छोड़ दिया और फिर मतलब समझ लीजिए कि मैं 7 साल की उम्र तक दुनिया देखता रहा। और बस एक आंखों से, केवल एक ही आंख से मुझे दिखता था और जितना मैं देख पाया सो देख पाया। जी। तो आप बनारस कब गए पहली बार? कैसे पता चला कि बनारस में एक ब्लाइंड के लिए स्कूल है? क्योंकि आप शायद शहर या गांव से संबंध रखते हैं आप। बिल्कुल, जी, मैं गाँव से नहीं, मैं बिल्कुल टाउन में हूँ। जी। और सन 1997 की बात है। 1997 में मैं वो पटना स्कूल है बुद्ध मूर्ति में, मैं जी। वहाँ पहले पढ़ने गया था। 2-3 महीना मुश्किल से रहा, तब मुझे दिखता था, पार्सली था एक तरह से देखे तो। वहीं हमारे बनारस स्कूल के एक सुरेश सर हैं, जो ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। मेरे पापा से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसको यहाँ मत पढ़वाइए, क्योंकि इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो थोड़े बदमाश हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए बनारस में एक बहुत अच्छा स्कूल है, आप वहाँ ट्राई कीजिए। तो नंबर आदान-प्रदान हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने ही सूचित किया। जब अगस्त का महीना आया तो उन्होंने ही सूचित किया और बताया कि हाँ, बनारस में अब एडमिशन आरंभ हो चुका है। ये चीज़ें आपको लेकर आनी है। तो बस हम फिर बनारस के लिए 1997 में रवाना हो गए। मैंने सुना है राहुल जी कि आप, जब आप पहली क्लास में थे, उस समय से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो क्या आपकी रुचि पढ़ाई में बचपन से ही है? मतलब पहली क्लास से ही है? कैसे लोगों को पढ़ाते हैं? क्योंकि जब हम लोग बचपन में होते, जी। माफ कीजिएगा, जब हम लोग पहली क्लास में होते हैं तो यार हम लोग मतलब बदमाशी करते हैं, पूरा मतलब हरकत करते हैं। तो आप ये आपके भीतर रुचि कैसे जागृत हुई कि हमको पढ़ाना भी चाहिए पढ़ते पढ़ते? ऐसा बहुत कम होता है राहुल जी। जी, बिल्कुल सही कहा कि ऐसी बात नहीं कि हरकतें मुझ में नहीं थी। बदमाशियाँ मैंने भी की, हरकतें मैंने भी की। आप जानते हैं कि मैं लोगों को बहुत तंग परेशान भी करता हूँ, खूब मज़े भी लेता हूँ। ये तो स्वाभाविक गुण है। लेकिन बिल्कुल। जहाँ तक टीचिंग की बात है तो बिल्कुल, जब मैं कक्षा ब्रेल में था तो उस समय एक तरह से मुझे कहूँ तो मुझे जोड़-घटाना ये सब आ गया था, ब्रेल वगैरह आ ही गया था। कक्षा 1 में आया तो जो कुछ भी मैं सीखता था, सीखने-सिखाने का जो भी कार्यक्रम चलता था, उन सभी कार्यक्रम को अ, करने के लिए समझिए कि एक भीतर, जो हमारे भीतर है वो शिक्षक जो है ना, हमारे भीतर एक शिक्षक था जो निकलना चाहता था। हम जो कुछ भी सीखते थे अपने क्लास सहपाठियों को सिखाते थे। और सीखने सिखाने का एक अलग ही आनंद होता है जब आपके भीतर कोई क्वालिटी होती है, वो बाहर निकलना चाहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि गाने की क्वालिटी उनके भीतर होती है। तो उसी प्रकार से पता नहीं क्यों, मुझे भी पता भी नहीं था कि मैं शिक्षक बनूंगा या बनना चाहता हूँ, किंतु एक भीतर ललक थी कि लोगों को सिखाऊं और सिखाने का आनंद था। हमारे कई मित्र थे जो थोड़े कमजोर थे। और एक अजीब सी बात है, मैं थोड़ा भावुक किस्म का इंसान हूं ना, जब किसी का कोई अपमान करता है तो
उसकी मदद करने की इच्छा होती है। तो ये बचपन से ही चीजें थी और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कक्षा 2 तक, कक्षा 1 से पढ़ाना मैंने आरंभ किया था, लोगों को 1 2 3 4 ये सब सिखाना, और सिखाने की नई नई विधियां वो अपने आप इजाद होती थी। ऐसी बात नहीं है कि आप ट्रेनिंग ले तभी, जब आप सिखाने जाते हैं, जब आपके समक्ष परिस्थितियां आती है, तो नए नए तरीके अपने आप इजाद होते हैं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। एक हमारे मित्र रहे हैं, तो उनको 1 2 3 4 नहीं लिखना आता था टेलर फ्रेम पर। तो मैं 3 टाइप उसके पास केवल था, तो तीनों टाइप से मैं 1 2 सिखा रहा था, उसको समझ में बात नहीं आ रही थी। फिर हम बेड पे बैठ के उसको बताया कि ये देखो, इधर 7 नंबर गेट है, तो 7 नंबर गेट के पास टाइप का ये दिशा घुमा दोगे तो ये बन जाएगा, इस दिशा की तरफ कर दोगे तो 2 बन जाएगा, इधर कर दोगे तो 3 बन जाएगा। इस तरह से उसकी पहचान कराते गए। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि रिलेट करना बहुत जरूरी होता है, कि जब आप किसी भी चीज को उसके अनुभव से जोड़ देते हैं ना, जब किसी सूचना को, किसी ज्ञान को किसी के अनुभव से जोड़ देते हैं, खासकर उस व्यक्ति के अनुभव से जोड़ते हैं जो सीख रहा है, तो वो चीजों को जल्दी समझता है। और 3 टाइप से उसने 100 तक की गिनती सीख ली थी। जी बिल्कुल राहुल जी, बहुत बढ़िया आपने ये तरीका बताया है कि कैसे लोगों को पढ़ाते हैं। और रुचि जो है ना, वो खुद ब जी खुद पैदा होती है। जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो अलग अलग, जब एक विधि से लोगों को समझ में नहीं आती है, तो हाँ, हम नए नए विधियों का चुनाव करते हैं, मतलब खोजते हैं कहें बिल्कुल। तो। जी। जी तो राहुल जी, मैंने सुना है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गाना भी गाते हैं, आप पढ़ाते भी हैं। तो बचपन से आप मतलब आप ये जो आपके अंदर आवाज है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको संगीत की दुनिया में जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया कुंदन आपने। देखिए, गाना तो ये साइड में है, बस वैसे पढ़ाई लिखाई करना ये सब हमारी रुचि है, और संगीत आत्मा का विषय है, तो निश्चय ही ये हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। संगीत की दुनिया में मैं जाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं बनारस स्कूल में था, तो हाँ। आपको पता होगा शायद कि वहां पर 6ठी 7वीं कक्षा में जब मैं आ गया था, तो थोड़ा बहुत मुझे हारमोनियम बजाना आ गया था। और इतना आ गया था कि मैं प्रोग्राम में जा सकूं, बजा सकूं, और मैं गीत भी लिखता था। और गुप्ता सर के निर्देशन में, गुप्ता सर जो वहाँ के म्यूजिक टीचर, जी जी। उनके निर्देशन में ही मैं कार्यक्रम कराता था। वो मुझे बुलाया करते थे कि राहुल आओ, और कोई गीत है तुम्हारे पास? तो मैं गीत लिखता था और फिर खुद ही उसको कंपोज भी कर लेता था। पता नहीं कैसे ये हो जाता था, लोगों की दुआओं। क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में जब मैं घर आता था ना, तो उस समय छुट्टियां होती थी, कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजी था नहीं, मोबाइल वाल तो था नहीं, तो क्या करते खाली। तो इस तरह की जो कल्पनाएं हम करते रहते थे, गीत ले लिए, उसको फिर एक धुन में पिरो दिए, हाँ है ना, फिर इस तरह की चीजें। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि हम ये सब चीजें किए। ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं इस क्षेत्र में आगे जाऊंगा। जयपुर भी गए, 3 बार गए, लेकिन कोई प्राइज बिल्कुल ही नहीं आया। लेकिन लोगों की तालियां खूब मिली, लोगों का प्यार खूब मिला, तो विश्वास जाग रहा था कि मैं अच्छा गाता हूँ। सबसे पहले मैं फिल्मी गाना स्टार्ट किया था, और बहुत कम लोगों के बीच में गाता था, अंताक्षरी वगैरह खेलता था, लेकिन कोई मुझे उस तरह से जानता था नहीं। फिर लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम्हारे मुंह से ना भजन अच्छा नहीं लगेगा, मत गाया करो। फिर मैं भजन गाना आरंभ किया। फिर भजन भी थोड़ा वहाँ हिट होने लगा। फिर थोड़ा कभी कभी भोजपुरी गुनगुनाता था। जी। तो लोग कहेंगे यार भोजपुरी तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, मत गाया करो। फिर एक सरोज यादव नाम का लड़का था, वो मुझे भोजपुरी गाना लिख लिख कर देता था, कैसेट से याद कर करके, और मैं गाता था। उसमें भी थोड़ा हम वहाँ पर पॉपुलर होने लगे। तो अलग अलग वैरायटीज। फिर कपूर चंद पटेल वहाँ पे आए और गजलों से हमारा परिचय कराया, गजल को सरल रूप में पेश करने का तरीका सिखाया। तो हम गजल भी वहाँ गाने लगे, फिर खुद भजन लिखने लगे। इस तरह से 10वीं तक आते आते अलग अलग क्षेत्रों में हम स्वयं को आजमाने लगे। तो एक आत्मविश्वास था, लोगों का प्रेम था, लोगों का जो विश्वास होता है, जब आप पर कोई विश्वास करता है ना, तो आपके भीतर एक अपने आप बड़ी शक्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब लोगों का जो आप पर विश्वास है, वही आपकी प्रेरणा, वही आपकी शक्ति बनती है। और उसी का परिणाम है कि मैं रेडियो मिर्ची वालों के समक्ष भी 10वीं कक्षा में खाई के पान बनारस वाला गाया था। बहुत तालियां लोगों की मिली थी। सपनों में रात आया, बहुत तरह की चीजें। और क्लास में यादव सर हमसे हर सैटरडे को गीत गवाया करते थे, तो लगता था कि हाँ, संगीत में कुछ कर लेंगे। दूसरी बात यह कि जिस जो परंपरागत संगीत है, परंपरागत का मतलब कि जो पुराने समय से चीजें चली आ रही हैं, मैं इसका सख्त विरोधी रहा हूँ शुरू से। तो बनारस में एक विशेष प्रकार के गीतों का चलन था कि बस इसी तरह से गाई जाएंगी चीजें। लेकिन जब थोड़ा सा कमान मेरे हाथ में आया, या लोगों का विश्वास मुझ पे जागा, तो मैं चीजों को बदलने लगा। मैं थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक को फॉलो करने लगा कि नहीं यार, केवल एक संगीत को केवल एक एंगल से नहीं देखना है, केवल एक ही रेखा पर नहीं चलाना है, थोड़ा इस तरह से भी गाया जाए। एक तो ये, दूसरी चीज ये कि जब लोग, चूंकि मुझे बच्चे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लोगों से बहुत प्रेम है मुझे, तो इसलिए कुछ ऐसे लोगों को भी मैं गवाया करता था, जो लोग जिनको कोई गाना नहीं गवाता था, या उनको भगा देता था ये कह के कि तुम क्या गाओगे। लेकिन मैं सोचता था कि इनको भी ग्रुप सॉन्ग में तो कम से कम जगह दे दें।
ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहे। तो ये लोगों का जो विश्वास होता है, लोगों का प्रेम होता है और हम ऐसा कर सकते हैं, लोगों की जो तारीफ़ें होती हैं, लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वो वैल्यू ऐड करती हैं। कहा जाता है ना कि प्रतिक्रियाएँ जो होती हैं, वो ईश्वर का प्रसाद होती हैं और ईश्वर का प्रसाद का मतलब क्या है? जो आपके भीतर शक्ति भर दे, आपके भीतर ताज़गी भर दे। तो बस यही था, लेकिन संगीत की दुनिया में गया नहीं क्योंकि मुझे कोई इस तरह का करियर दिखा नहीं और दृष्टि बाधा जो है ये बहुत इन चीज़ों में रोल अदा मैं क्या कहूँ बल्कि बाधा उत्पन्न कर देती है। तो यही कारण था कि संगीत में कुछ करियर मुझे विशेष दिखा नहीं और ना लोगों का सपोर्ट। दूसरी बात ये है कि म्यूज़िक को लेकर थोड़ा समाज में एक अलग तरह की धारणा है कि ब्लाइंड है तो संगीत में जाएगा ही जाएगा, गाने बजाने वाली, ये सब शब्द मुझे चोटिल करते थे। और फिर कन्हैया चौहान जो कि इस वक्त नवोदय में टीचर है हिंदी के, तो उनके संगत में आया और हिंदी को लेकर जो हमारी समझ है वो थोड़ी विकसित हुई, फिर हम इस साइड आ गए। जी। राहुल जी, एक मैंने रिसर्च किया है, मतलब लोगों से जानकारियां इकट्ठा किया है कि बनारस में ऐसा लोग मन में धारणाएं थी कि जो व्यक्ति संगीत से संबंध रखता है वो पढ़ाई में ठीक नहीं हो सकता है। मैंने भी सुना है, मैं भी था वहां पे। जी, तो ऐसा, बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग हैं जो, हालांकि ऐसे लोग देखे गए हैं जिनकी रुचि संगीत में है, वो पढ़ाई में नहीं है, लेकिन सबके साथ ऐसा लोग बोलते थे। तो क्या ये बिल्कुल इन चीज़ों का शिकार मैं भी रहा हूँ। मुझे भी ऐसा कहा जाता था कि संगीत वाले पागल होते हैं या थोड़े खिसके होते हैं, इस तरह के बातें आता था। तो कई बार मैं खुद बोल देता था कि यार मैं संगीत वाला थोड़े हूँ, मैं तो हर क्षेत्र में जाने की कोशिश करता हूँ। तो एक यह भी कारण था कि मैं संगीत को अपना करियर नहीं बनाया। कहते हैं ना क्या कहेंगे लोग? हाँ, तो क्या कहेंगे लोग, मुझे ये सब चीज़ें बहुत प्रभावित करती रही हैं बहुत पहले। बेशक इन चीज़ों के विषय में इतना पता है कि मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन वास्तव में हम वही दिखना चाहते हैं जैसा लोग हमको देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मायने तो खैर रखती ही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जब ब्लाइंड क्योंकि देखिए ब्लाइंड बंदा जब ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा है, स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, तो जो वहाँ उनको एग्जाम्पल मिल रहे हैं, उन एग्जाम्पल के आधार पर एक धारणा बनाते हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ए आर रहमान को देख सकते हैं। ए आर रहमान म्यूजिक डायरेक्टर, हिमेश समिया, नदीम श्रवण, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म और मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, उदित नारायण, कुमार सानू, जितने सिंगर्स है, सोनू निगम, है ना, इतने सारे सिंगर्स है, आदित्य नारायण वगैरह, अलका अलका जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले। यदि आप उन सभी लोगों का कलेक्शन अपने पास रखें अभी तो एक आप, और भी है, जुबिन नौटियाल, वो भी। हाँ, हाँ बिल्कुल, वो है बहुत आजकल हिट है। अरिजीत सिंह, है ना, कैलाश खेर। तो ये सब कुछ ऐसे नाम है जिनको जब आप सुनते हैं, जिनसे आप जब बातचीत करते हैं, तो निश्चय ही आप इस तरह की धारणाएं टूटती हैं। तो निश्चय ही ऐसे लोगों को थोड़ा घूमना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। और हम लोगों की एक अजीब सी आदत होती है कि हम निष्कर्ष पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग एक कोई इस तरह की बातें कह दिया, बाकी सब लोग उसको पीछे पीछे दोहराने लगे, तो ये दोहराव अधिक होता है। तो इस तरह की धारणाएं टूटनी चाहिए। हाँ, या एक बात ऐसी भी है कि कई लोग म्यूजिक में तो है लेकिन अन्य क्षेत्रों में उनका मन भी नहीं लगता और ना ही वो उनके साथ मतलब स्वयं को एडजस्ट कर पाते हैं और अपने पर्सनालिटी पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इस तरह की चीजें कुछ कुछ तो होती ही है। जी। अच्छा राहुल जी, जी। आपका ये हम थोड़ा सा जैसा कि लोग जानना चाहते हैं कि आपका ये 10वीं और 12वीं, चूंकि ये काफी इस आधार पे भी लोगों का लोग चुनाव करते हैं कि जब भी हम किसी मिलते हैं तो बोलता है कि यार पढ़ने में बहुत ठीक है बंदा। तो बिल्कुल। ये 10वीं और 12वीं में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है? हम शुरुआत देखिए, ही यही से करना चाहेंगे। बिल्कुल 10वीं बोर्ड का एग्जाम और फर्स्ट टाइम तो हमने मेहनत तो अपने लेवल पर बहुत की थी, रात रात भर जग कर पढ़ाई की। लेकिन जो परसेंटेज आया, और उस समय जो परसेंटेज आता था तो 60 से ऊपर आए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेरा 60, 62, 63 जरूर आना चाहिए था, जो कि आया नहीं। जी, 58% में मुझे संतोष करना पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत दुखद। और इसका जो मूल कारण है वो था कि क्वेश्चनों को छोड़ देना। जी, हाँ, हमें तब ये नहीं पता था कि जो क्वेश्चन ना आए उसमें भी कुछ लिख दो, कुछ तो जी, मार्क्स मिलेंगे। तो एक सही मार्गदर्शन के भीतर मैं नहीं था और मैं थोड़ा दूसरों को लिखवाने में लगा रहता था। और इस वजह से मैं समय और प्रश्नों के साथ न्याय नहीं कर सका। जबकि आपके पास समय लिमिटेड होते हैं, टाइम लिमिटेड होते हैं, निश्चित समय दिया जाता है। उसी निश्चित समय के भीतर आपको सारे क्वेश्चन हल करने होते हैं। लेकिन जब आप समय कहीं और लगा रहे हैं, किसी और में दे रहे हैं, तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा नहीं। फिर निश्चय ही आप प्रश्नों को छोड़ देंगे। जब बड़े बड़े प्रश्न छोड़ेंगे तो मार्क्स एग्जामिनर चाह कर भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि चाहेगा भी आपको पास करना तो कैसे पास करेगा जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो एक ये जो रणनीति, गंदी रणनीति थी, या जानकारी का अभाव था, या मैं कहूँ कि जागरूकता का अभाव था,
इसने मुझे थोड़ा डाउन किया। यदि मुझे कुछ इस तरह की बातें पता होती कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है, तो शायद परिणाम कम से कम 2% 3% तो और बढ़ जाते। तो हाँ परफॉर्मेंस बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज तो है, जैसा कि मैंने पूरा अनुभव किया है और लोगों से भी सुना है। तो आपने ठीक कहा है, ज्ञान और समय के बीच अ, एक जी जी तालमेल बिल्कुल बैठाना, बिल्कुल। बैठाना। तो आपने हाँ 12वीं की बात की, तो 12वीं में भी बिल्कुल एक अलग तरह का संघर्ष था। चूंकि मैं दिल्ली आ गया था, दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल अनजान जगह, और वहां पर अलग अलग तरह के संघर्ष थे, काफी लोगों के साथ विवाद। हाँ, बहुत सारी चीजें स्कूल लेवल पे जो होती हैं, कंपटीशन, तमाम तरह की चीजें, आरोप, सब कुछ झेलते हुए हमने एग्जाम दिया। और उस एग्जाम में संतोषजनक परिणाम तो खैर रहा। 82.6 बना था उस वक्त मेरा। तो 80 बन जाए ऐसा मेरा ख्वाब था, और वो ख्वाब मेरा पूरा हुआ वहां पर 2009 में, सॉरी जी 2011 में। हाँ बिल्कुल 2011 में मैं 12वीं पास कर लिया। तो ये संतोषजनक था, और पढ़ाई बहुत अच्छी, वहीं से मेरी समझ थोड़ी ठीक हुई। 11th क्लास में जब कन्हैया के साथ जब मैं जुड़ा, और उसके साथ विभिन्न विषयों पर अलग अलग दृष्टिकोणों से जब चर्चा पर चर्चा हुई, तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई कि किस प्रकार से चीजों को देखना है, समझना क्या होता है, ये सब बातें उसने सिखाई। और जो वो बेस जो मेरा तैयार हुआ, उसको ही आगे लेके फिर हम आगे बढ़ते चले बिल्कुल, गए। अभी हम इसी पे आएंगे, बिल्कुल। जी आप राहुल जी, हम शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जी आपका जो समझ है बहुत व्यापक है, और आप अच्छे अध्यापकों में से एक हैं। भले ही आप लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अगर आपका तुलना करें तो खान सर और विकास द्विवेदी, मतलब आपका लेवल बहुत बढ़िया है। भले आप वहां तक ना हो, लेकिन आपके अंदर स्किल, मतलब कौशल है। बस तो हम एक विद्यार्थी जो पहली क्लास से 12वीं तक होता है, मैं भी अभी 12वीं में हूँ, मेरे साथ भी बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब जी आती है। तो एक विद्यार्थी को पढ़ाई कैसे करना चाहिए? जैसे अगर पहली दूसरी या छठवीं से 12वीं तक आते हैं, तो हम लोग क्लास में जाते हैं और टीचर बोलते हैं कि बेटा किताब खोलो, हम शुरुआत करते हैं, पहला लेसन क्या है बस शुरू कर दिए, बस बस बस, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है अब हो गया, फिर कल। और कभी होमवर्क नहीं देते हैं। तो एक हम पढ़ाई पे बहुत टू द पॉइंट अगर बात करें, तो कैसे एक विद्यार्थी को पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, दो सवाल महत्वपूर्ण है यहाँ पर। एक तो कैसे पढ़ा जाना चाहिए, और दूसरा कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ने की बात करेंगे, कैसे पढ़ा जाना चाहिए। हाँ बहुत जरूरी है प्यास का होना। हम बहुत पहले भी ये बात कहते आए हैं कि यदि आपके भीतर प्यास नहीं है ना, तो आप कुआं नहीं ढूंढेंगे। तो प्यास जितनी तगड़ी होगी, आप जल का स्रोत उस तरीके से ढूंढना आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हो प्यास। और ये प्यास आए कहाँ से? ज्ञान को अर्जित करने के बहुत से कारण आपके पास हैं, जैसे आपके घर की गरीबी, हाँ, किसी का अपमान, जिसको आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, तो जो निराशा होती है ना, वो भी आपको कई बार कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो वो चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब सुविधाएं हमारे पास भर भर के आती है ना, तो सीखने की जो ललक है, जो प्यास है, वो बिल्कुल ही मिट जाती है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि प्यास यानी जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि ये जिज्ञासा पैदा कैसे हो। जिज्ञासा जरूरी है, पर ये जिज्ञासा आए कहां से? जिज्ञासा होने के लिए प्रश्नों का होना जरूरी है। शिक्षकों का यह दायित्व है कि विद्यार्थियों कि केवल प्रश्नों का समाधान ना करे, निदान ना निकाले, बाकी उसके समक्ष कुछ प्रश्न छोड़ भी दे, कि विद्यार्थी इसका अवलोकन करे, इसको खोजे। कुछ प्रश्न छोड़ दे विद्यार्थियों के लिए कि जाइए इन प्रश्नों पर रिसर्च आप करें, आपका क्या मानना है ये। तो आजकल के जो विद्यार्थी हैं, बहुत कम ही ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेंगे जो चिंतन लेवल पर काम करते हैं, जो कुछ नया सोचते हैं। उनको जो बताया जाता है केवल सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। तो प्रश्नों का होना, विद्यार्थियों को प्रश्न करना अवश्य सिखाए। यदि विद्यार्थी प्रश्न नहीं करेगा, तो कुछ सीख नहीं पाएगा। जब भी आपको सत्य तक जाना है, तो प्रश्न आपको करना ही होगा। साक्षात्कार के लिए भी प्रश्नों का होना आवश्यक है। तो प्रश्न ज्ञान का मुख्य आधार हम इसको कह सकते हैं। तो प्रश्न करना हमें आना चाहिए। तो पहली चीज तो विद्यार्थियों को आप तार्किक होना सिखाएं, वैज्ञानिक विधि से पढ़ना सिखाएं, और प्यास जगाएं। आप उनके सामने सिचुएशन रखिए कि मान लो बेटा, अचानक तुम्हारे पापा बीमार पड़ गए, और तुम्हारे घर पे पैसे नहीं है, और दवाई लाना है। अब तुम कैसे पापा के लिए दवाई लाओगे? क्या क्या तुम कर सकते हो? तो वो उपाय बताएगा कि हम चाचा के पास जा सकते हैं, मौसी के पास जा सकते हैं। तो फिर सिचुएशन और क्रिटिकल करते जाइए कि मान लीजिए कि वो भी इनकार कर दे, तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ हल देता जाएगा, और आप उस हल को और क्रिटिकल करते जाइए कि मान लीजिए ये भी नहीं हुआ तो ये भी नहीं। अंत में शायद वो कह सकता है कि फिर मैं कहीं काम मांगूंगा, काम करूंगा। तो इस प्रकार से सिचुएशन जब आपको देंगे, तो
बच्चे के मन पर प्रभाव इसका पड़ेगा, क्योंकि वो कल्पनाएं करेगा। जी। तो और उस पर उसका जो फोकस लेवल है वो बहुत देर तक उस पर टिका हुआ रहेगा। तो फिर वो सोचने वाला प्राणी बनेगा। इसलिए कोशिश होनी चाहिए शिक्षकों की ये कि विद्यार्थियों को सोचने वाला प्राणी बनाए, चिंतन करने वाला प्राणी बनाए। तो चिंतनशीलता हमें नहीं है, अब केवल नोट्स लिखा दिए जाते हैं कि इसको रटो। आजकल तो हास्यास्पद बात ये है कुंदन कि इस तरह की चीजें भी चल रही है कि बता देते हैं कि बेटा बस ये पढ़ लो, हम ये सवाल तुमसे करेंगे। बहुत ही हास्यास्पद है कि हमको कोई बताए कि चलो हम लुका छुपी खेल रहे हैं, और इसमें हम तुमको बता रहे हैं कि तुम यहाँ छुपना और हम यहाँ आके खोज लेंगे, या फिर हम यहाँ छुपेंगे और तुम यहाँ आके हमको खोज लेना। हाँ, तो ये पूरा खेल ही बर्बाद हो जाता है। और ये तो इस सीबीएसई प्रकार ने से भी ऐसा किया है कि कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, कौन किस किस लेसन से आने वाला है, सब बता देता है। सोचिए, ये कितनी गंदी चीज है। आप केवल संकेत करें ना, आप छोड़ दीजिए। सवाल बताना सवाल बताना ये ठीक नहीं है। क्या पूछेंगे आप सब बता देते, विद्यार्थी को क्या बना रहे हैं, रट्टू तोता बना रहे हैं ना। तो आप उनके करियर के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ी तो कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो विद्यार्थी बोझ उठा सकता था, हाँ, आप उसको बोझ के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। विद्यार्थी ऐसा हो, नागरिक ऐसा हो जो लोगों की समस्याएं समाप्त करें, लेकिन आप विद्यार्थियों को एक समस्या क्रिएट करने वाला बना रहे हैं। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बना रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम क्रिएटर बना रहे हैं। कुछ समस्याएं और क्रिएट करेगा, पढ़ लिख कर घर बैठ जाएगा तो घर के लिए बोझ ही तो हुआ। बल्कि आपको बनाना चाहिए कि आप किस प्रकार से लोगों को जिम्मेदार बना सके। तो जिम्मेदार तो हम बना नहीं रहे, क्योंकि उनके सामने कोई परिस्थितियां आई नहीं। तो व्यक्ति को परिस्थितियां दे देकर सिखाया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि नल से शुद्ध जल गिर रहा हो और कोई बंद बोतल नल के नीचे रख दे, तो बताइए उस बोतल के भीतर जल कैसे जाएगा। यदि जल चाहिए तो उस ढक्कन को खोलना होगा। तो ये जो ढक्कन है वो है श्रद्धा। पहले के जमाने में गुरु और शिष्यों के बीच में जो संबंध होता था वो बहुत ही व्यापक होता था, गहरा होता था। और यही कारण था कि शिष्य निखर के निकलते थे, कुशल शिष्य निकलते थे, जिम्मेदार नागरिक बनकर निकलते थे। कारण क्या था कि शिष्यों के मन में गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव हुआ करता था। और एक बात कही जाती है कि श्रद्धावान ज्ञानम लभते। जो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो श्रद्धा का महत्वपूर्ण योगदान होता है ज्ञान प्राप्त करने में। और मैं कह सकता हूँ कि जो श्रद्धा है वो चुंबक है और ज्ञान है वो लोहा। जिस प्रकार से चुंबक लोहा को खींचता है, उसी प्रकार से श्रद्धा ज्ञान को खींचता है। तो शिक्षकों का ये दायित्व है कि आप विद्यार्थियों के भीतर स्वयं के प्रति श्रद्धा जागृत करें। जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपने जो दो तीन मुख्य बिंदुओं पर आपने चर्चा किया है, एक कैसे पढ़ाएं और एक कैसे पढ़ें, और एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है और विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है। बहुत बढ़िया आपने इस विषय पर अपना विचार रखा है और लोगों को एक संदेश दिया है। तो राहुल जी, हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे यार। हम लोग 12वीं क्लास में होते हैं या 10वीं क्लास में होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि ये मेरे साथ भी हुआ है कि जी लगता है जी कि जी चलो अभी बहुत समय है, मेरे पास 1 वर्ष समय है और हम पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। हालांकि हम लोग मतलब लोग पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी अच्छी है, तो ये जी। टालते क्यों हैं? मतलब एक कि कल कर लेंगे और आगे आगे दिक्कत आती है। तो मतलब क्या इसमें इसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि टाल मटोल की प्रवृत्ति तमाम लोगों में है। हाँ दरअसल क्या है कि हमारे दिमाग की एक विशेषता है कि हाँ। वो हर चीज के पीछे क्यों का जवाब चाहिए। जैसे आपको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, और आपके पास क्यों का जवाब होता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि जब भी आप टारगेट सेट करें, जब भी आप गोल सेट करें, तो आप एक जो है क्या बोलते हैं डेडलाइन भी रखें कि आपको कब तक ये चीजें चाहिए, कब तक आप ये होना चाहते हैं। और हम लोग टारगेट तो बड़े बड़े बना लेते हैं, लक्ष्य बड़े बड़े बना लेते हैं कि मुझे आईएएस बनना है या फिर मुझे सिंगर बनना है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि कब तक बनना है, कब तक आपको चाहिए। अपने आप को एक ग्रेट सिंगर के तौर पर कितने वर्षों तक देख लेना चाहेंगे कि 2 वर्षों में आप ये होना चाहते हैं कि 3 वर्षों में, लेकिन सामने समय को सामने रखा नहीं। यही कारण था कि मुझे लगता है चलो कर लेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा शरीर है वो आराम चाहता है, बहुत आराम चाहता है। और इसीलिए शरीर लगातार, आप जब खड़े होते हैं तो फिर बैठने का मन करता है, क्योंकि खड़े होने से ज्यादा आरामदायक चीज कुछ है तो बैठना। जब आप बैठते तो मन करता थोड़ा टेक ले ले, क्योंकि बैठने से ज्यादा आरामदायक कोई चीज है तो वो टेक लेकर बैठना। तो टेक लेके बैठते फिर लगता थोड़ा सा लेट भी जाए। तो लेटने से ज्यादा बैठने और टेक लेने से ज्यादा जो सुविधाजनक है, आरामदायक है, वो है लेटना। फिर आपको फिर नींद आ जाती है। तो दिमाग आपको लगातार आराम करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको
इस चीज को तोड़ना होगा। और अगर आप लेटने की इच्छा हो रही है तो आप उठ के बैठ जाएं। हाँ, और अगर बैठने की इच्छा हो रही है तो आप उठकर खड़े हो जाएं। तो इस तरह से जब विरोध करेंगे इन चीजों का, जो शरीर जिस तरह का सिग्नल देता है, तो इन चीजों का जब आप विरोध करके आगे उठते हैं तो आप टाल मटोल से बच सकते हैं। तो टाल जी मटोल का मुख्य कारण था दिमाग का और मनुष्य का जो स्वभाव है वो। दूसरा कि हमें अपने लक्ष्यों का ठीक ठीक नहीं पता कि मुझे क्या करना है और कब तक कर लेना है। तीसरी जी चीज ये कि उस वक्त हम कुछ भी इस तरह की बातें याद नहीं कर रहे होते हैं जब हमारा अपमान हुआ है। हाँ, क्योंकि देखिए इंसान सीखता है भावनाओं से। आप बहुत सी चर्चाएं सुनते हैं लेकिन वो सब बातें आपको याद नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें आपको याद रह जाती है। तो जो बातें आपको याद रह जाती है उनमें जो महत्वपूर्ण चीज काम करती है वो है भावनाएं। जैसे कोई किसी ने आपका अपमान कर दिया तो अब ये विचार से अधिक भावनात्मक विषय आपका हो गया कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। तो ये आप लाइफ टाइम याद रखते हैं और रटते नहीं है कि इसने आपका अपमान किया, कागज पे नोट्स नहीं बनाते हैं कि इसने आपका ये कहकर अपमान किया। वो सारी घटनाएं। उसी प्रकार से जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रेम में जब पड़ जाते हैं तो वहां भी भावनात्मक भावनाएं ही काम करती है। इसीलिए उसके द्वारा कहे गए एक एक शब्द, एक एक घटनाएं, सब कुछ आपको, यहाँ तक कि उसका हंसना, मुस्कुराना, गला साफ करना तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो घटनाएं हैं वो भावनाओं से जुड़ गई है। तो इसलिए यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी आपको सीखना चाहिए कि चीजों के साथ हम स्वयं को कैसे जोड़ें, कैसे कनेक्ट करें। और कनेक्टिविटी के लिए जिस प्रकार से डाटा केबल होता है कि जो आपको चार्जर के साथ, मोबाइल के साथ, और वो जो उसका क्या उसको बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, उसके साथ जो कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने वाली जो चीज है वो है भावनाएं, जो चीजों को कनेक्ट एक दूसरे से करती है। और जिस समय आप भावनात्मक रूप से जब कनेक्टेड हो जाएंगे तो देखेंगे कि सब चीजें आपको याद होंगी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इस संदर्भ में, जब आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं, क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बस आप सोच लीजिए कि आप याद कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके पापा के साथ बुरा व्यवहार किया हो, केवल इसलिए कि आपके पास पैसे कम थे। बस उन लम्हों को याद रखिए। उसके बाद वो जो लम्हे हैं, वो जो यादें हैं, वो जो स्मृतियां हैं ना, वो आपको आपकी भावनाओं को तीव्र करेंगी और आपको प्रेरित करेंगी कि आप सीखिए और उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो ये जी भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। जी। अच्छा राहुल जी, आपने ठीक कहा है कि हमें आ, हमारे मन में प्यास, जिज्ञासा और लक्ष्य तय होना चाहिए, और एक समय कि हमें इतना तक ये चीज कर लेना है। तो हम्म मैंने हमारे समक्ष कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो यार 10वीं 12वीं में फेल होकर के, या फिर उनको पढ़ाई में मन नहीं लगा और आज वो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप अवध ओझा सर। जी बिल्कुल। और मतलब ये एक गुंडा गुंडा एक जिला है उत्तर प्रदेश में, तो वहां के ये हाँ गुंडा कहे जाते हैं, और आज वो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, जिनका पढ़ाई में दूर दूर कोई संबंध ही नहीं रहा है, फिर भी ये कैसे हो जाता है? तो बिल्कुल और अभी आपने एक मिनट, हाँ, पर एक अभी जी फिजिक्स वाला अलग पढ़ने का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत वो पॉपुलर है। 12वीं तक ही पढ़े हैं और आज बीए, मतलब बड़े बड़े लोगों को वो पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से एक नाम मैं जोड़ना चाहूंगा, जयशंकर प्रसाद जी, जो कि 8वीं तक की शिक्षा हासिल की और उन्हें आज एमए लेवल, पीएचडी लेवल पर पढ़ाया जाता है। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा कबीर दास जी, जो कि खुद अनपढ़ रहे लेकिन आज उन पर रिसर्च चलते हैं। जी तो अब तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे पास डिग्री क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास ज्ञान कितना है। कुछ लोगों ने अपने अनुभव को ही अपना ज्ञान बनाया, उसी को ही पूंजी मान ली। कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये जब किसी ने भी ये जब बातें कही होंगी तो निश्चय ही उसने कुछ ऐसा देखा होगा, उसने अपने अनुभवों से कुछ ऐसा सीखा होगा, तो ये कहने के लिए विवश हो गया कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। गुड टीचर भी नहीं, द बेस्ट टीचर। यानी कि जब हम द बेस्ट कहते हैं तो हम एक सीमा पर होते हैं कि उसके आगे हम फिर कुछ नहीं देखते। तो अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा सत्य और हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। जी। तो सॉरी, मैं आपका सवाल थोड़ा भूल गया। हाँ, हाँ मैं ये बिल्कुल बोल रहा बिल्कुल। था कि कम पढ़ लिख करके कैसे, हाँ हाँ, जी। फिर यूपीएससी क्यों तैयारी करवा रहे हैं? तो कोई सवाल करता है ना, बिल्कुल। सर आप खुद ऐसे थे और ये रहे, तो आप कैसे तैयारी करवा सकते हैं और इतना बढ़िया? देखिए जो भी लोग इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका हृदय परिवर्तन होता है, वो अनेक दौर से गुजरते हैं, उनको मान, अपमान, सम्मान आदि सब चीजों से गुजरना होता है, तो भी कोई इस लेवल पे जाता है। दूसरी बात ये कि जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो डिग्री सिस्टम हमारे पास है कि हाँ आप ये ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, एमए करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये सब केवल डिग्री मात्र है, जॉब पाने का एक रास्ता मात्र है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अब क्या है कि डिग्री और हमारा जो वास्तव में जो ज्ञान होता है, उन दोनों के बीच का जो कह सकते हैं न्याय या संतुलन, वो नहीं है।
आप कहते हैं कि वो हिंदी में एमए है, लेकिन उसकी भाषा का अस्तर इतना गिरा हुआ रहेगा, कह नहीं सकता कि वो जो है मास्टर किया हुआ है। तो डिग्री अलग चीज हो गई और हमारा जो नॉलेज है वो अलग चीज हो गया। तो डिग्री से ही मापा जाता है कि हम कितने ज्ञानी हैं, लेकिन सच बात यह है कि उसके बाद जीवन को देखने का नजरिया कैसा है, अनुभव कितना है, वो होना चाहिए ज्ञान का आधार, जिसको बदला जाना चाहिए। आपने प्रश्न किया कि इतने कम पढ़ लिख करके कैसे, तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने पढ़ा बेशक कम है, उन्होंने क्या कम पढ़ा है? किताबें कम पढ़ी होंगी, वो जो सिलेबस हम लोग को दिया गया, उन्होंने जो कम पढ़ा वो जो ग्रेजुएशन में चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन उन्होंने वो पढ़ा जो जीवन को आगे बढ़ाने में जो है मदद कर सकती है। उन्होंने बेशक ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन किताबें खूब पढ़ी, उन्होंने चिंतन किया, उन्होंने मनन किया, उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने बहुत सी गलतियां की। और हमारे हिंदुस्तान में गलतियों को लेकर बहुत ही निगेटिविटी फैलाई गई है कि गलती करना जैसे अपराध करना हुआ, क्योंकि गलती करना अपराध नहीं है। एक चीज कहा जाता है, बीएड में सिखाई जाती है एक चीज, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, कि गलती करो और सीखो। इंसान गलतियां कर करके ही तो सीखता है। तो इसलिए गलतियों को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, गलतियों को एक निगेटिव एंगल से देखा जाने लगा। हमारे यहाँ फेलियर, कोई बंदा यदि फेल हो जाए तो बहुत एक एक हे दृष्टि से देखते हैं कि ये किसी काम का नहीं। लेकिन सोचिए कि वो उस सब्जेक्ट में फेल हुआ है जो लोगों ने तय किया कि आप ये पढ़ो, बाकी जीवन में तो बहुत उत्तीर्ण है, तमाम घटनाओं तमाम समस्याओं का समाधान दे रहा है। तो जो उसके उज्जवल पक्ष है, जो उसके मजबूत पॉइंट है, उस पर कोई फोकस नहीं करता। फेलियर को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बल्कि फेलियर भी एक प्रकार का अवसर है। फेल भी वही होता है ना जो जो चलता है, गिरता वही है जो चलता है। जो कभी चला ही नहीं वो गिरेगा भी नहीं। आप एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक साहब है और एक नौकर है। नौकर चाय रोज लाता है और कप देता है, तो एक दिन उसके हाथ से कप छूट कर गिर जाता है, तो साहब बोलते हैं कि तुमको इतना भी नहीं आता कि आज तुम कप तोड़ दिए। लेकिन प्रश्न ये है कि साहब के हाथ से कप तो तभी टूटता ना जब वो कप कभी उठाते। उन्होंने कभी प्याला उठाया नहीं, तो वो टूटता कैसे? लेकिन सामने वाला जो रोज ला रहा है उसको सब पता है, लेकिन हाँ, तो कभी उसे टूटा। कहने का अर्थ केवल इतना है कि फेल पास सब जो है उसी से होगा जो इस क्षेत्र में जाएगा, जो आगे बढ़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण है अनुभव, महत्वपूर्ण है चिंतन। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि उनके पास डिग्री बेशक कम हो, लेकिन उनके पास जो लोगों का पढ़ाने का तजुर्बा, उनके पास जो भावनाएं हैं, कोई अपमान है, कुछ ऐसी बातें हैं जो घर से जुड़ी हुई है, कुछ किसी की बीवी ने धोखा इसलिए दे दिया क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, रेपुटेशन ठीक नहीं थी, तो रेपुटेशन को सुधारने के लिए जुनून अपने मन में पैदा किया और एक लक्ष्य लेकर चला और वो आज आगे बढ़ गए। तो ये डिग्री जो है, आजकल जो डिग्री का दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, वो बहुत ही असफल चीजें हैं, बहुत खराब चीजें हैं। हम तो साफ शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि इन चीजों को बदलना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया राहुल जी, मजा आ गया वाकई में। और थोड़ा सा अब विषय को चेंज करते हैं। जी और बिल्कुल। मैंने सुना है कि आपके माता पिता नहीं हैं और आप कैसे ये आप पढ़ते आ रहे हैं, और कई बार आप मैंने सुना है कि आपके घर वाले आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके भाई और आपके ये भाभी वगैरह, और एक आपकी बहन ब्लाइंड भी है, मतलब आपकी एक बहन भी ब्लाइंड है। तो आप जी कैसे हर कुछ करते हैं, अपना खाना से लेकर खाना पीना कपड़ा, मतलब पूरा एक कपड़ा रोटी मकान और शिक्षा, इन पर कैसे, और स्वास्थ्य, ये पूरे कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो मेरे लिए ये है कि जब मुझे स्कूल जाना था तब मेरे माता पिता थे। उनके जी, मन में विचार आया कि मुझे स्कूल भेजा जाए। प्रारंभिक चीज तो यही होती कि बच्चे स्कूल कैसे जा पाएगा जब माता पिता नहीं होंगे, लेकिन मेरे माता पिता थे। जब मुझे थोड़ी सी मेच्योरिटी या थोड़ी समझ जब आ गई, तब तक भी माता पिता थे। मैं छठी क्लास तक आ गया, तो छठी क्लास में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति हॉस्टल में है तो मान अपमान, लड़ाई झगड़े, गलतियां आदि सबसे जूझ कर बहुत आगे निकल गया होता है। तो उस समय मेरे पिताजी का देहावसान हुआ। ये बिल्कुल ही दुखद चीजें तो थी, लेकिन इस घटना ने मुझे कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगा कि अब घर की आर्थिक स्थिति बुरी है तो कुछ मैं करूं। लेकिन फिर भी पोद्दार स्कूल में इतनी सुविधाएं थी कि फिर ईश्वर का भी ध्यान जाता नहीं था। फिर 2015 में मेरी माँ का देहावसान हुआ, जो कि ये भी मेरे लिए बहुत दुखद। लेकिन बात इतनी सी है कि जब दुख देखिए सबसे अधिक तब होता है जब बहुत अधिक लगाव हो। दूसरा ये होता है कि जब आप उस पर निर्भर होते हैं। तो पापा पे हम सब निर्भर थे क्योंकि इकलौता कमाने वाले वो थे, लेकिन वो नहीं रहे तब पूरा परिवार बिल्कुल तंग हो गया था कि अब कैसे क्या होगा। लेकिन बड़ा भाई का शुक्रिया अदा कि पूरा परिवार संभाला, आज तक संभाल रहा है, और छोटा भाई भी। लेकिन मम्मी पर अब कोई निर्भर रह नहीं गया था। मम्मी बेड पकड़ी थी 5 साल तक लगातार, बहुत तकलीफ में थी। तो उसका जाना मेरे लिए दुखद
कम और सुखद ज्यादा था, क्योंकि नर्क का जीवन धरती पर जीने से बेहतर है कि वो ये शरीर छोड़ ही दे, क्योंकि शरीर ही उनका दुख का कारण बन रहा था। बीमार थी, बेड पे थी, कितना अपमान, बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखिए, जब आपका शरीर साथ नहीं देता है ना, तो कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई यार, कोई संबंधी आपका साथ नहीं है। तो आपका सच्चा मित्र आपका शरीर है। और एक बात हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही जोर शोर से कही जाती है, काफी लोग कहते हैं कि अ, ये जो शरीर है ये मिथ्या है, इसको एक ना एक दिन जल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। तो इस पर फोकस मत करो, केवल आत्मा के विकास पर फोकस करो। लेकिन जब तक आप इस शरीर के साथ हैं या इस संसार में हैं, तो इस संसार में हैं ही इसलिए क्योंकि आपके पास ये शरीर है। तो शरीर का सम्मान करना सीखना होगा हमें। और है ना, तो ये कुछ चीजें समझनी है। दूसरी चीज ये है कि ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट तो जरूर मिला, लेकिन हाँ, किस प्रकार का सपोर्ट मिला और किस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला। देखिए, जब जब मैं घर में आता हूँ तो पूरी व्यवस्थाएं मुझे मिलती हैं, मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती। माँ बाप के ना होने का एहसास मुझे नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि सामने वाले से जितना हो सकता है उतना करता है, और हर चीज की एक सीमा होती है। मैं क्यों अपने फैमिली से बार बार मांगू? ये मांगना अपने आप में बहुत ही अपमानजनक है। हर वक्त आपको नीचा नीचा बना के रखेगा कि आप नीचे ही हैं। जब भी आप किसी से मांगते हैं तो उस वक्त आप देने वाले से नीचे हो जाते हैं। तो क्या है कि हमें ये सोचना चाहिए, इस एंगल से इस घटना को लेना चाहिए कि यदि परिवार वाले आपको देते रहे ना, तो फिर कभी आप कमाना सीख ही नहीं पाएंगे। तो यह भी एक जीवन का लेसन है कि जब आप अभाव में होते हैं ना, तो आप ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ईदगाह, यदि आपने कहानी पढ़ी हो मुंशी प्रेमचंद जी की, उसमें भी यही दिखा रहा था कि ईदगाह में जो हमीद है वो अभावग्रस्त था, उसके पास पैसे कम थे, लेकिन यही जो गरीबी है उसे इंटेलिजेंट बनाया। हाँ, उसे बुद्धिमान बनाया और उसे तार्किक बनाया। आप गांवों में अक्सर देखते होंगे कि बर्तन उठाने के लिए, गरम गरम बर्तन उठाने के लिए जो ब्लाउज होता है पुराना, उसका इस्तेमाल करते हैं। घर पोंछने के लिए जो कोई टॉवल पुराना हो गया, उसका इस्तेमाल करते हैं, अलग से पोछा नहीं खरीदते, है ना। आर्गन के लिए रस्सी कुछ भी बना दिए, पर्दा के लिए साड़ी, लुंगी, धोती, उसका बना दिए, है ना। तकिया उतकिया के जो पुराने कपड़े हैं उसको भर के बना दिए। तो ये सब जब आपके भीतर अभाव होता है तो ज्ञान का सृजन होता है, कलाएं आपके भीतर आती हैं, क्योंकि आप सोचते हैं। क्योंकि अ, इस शरीर को लेकर, जो शरीर की नीड है, उसके बिना तो आप रह नहीं सकते भाई। जैसे भूख प्यास लगी है तो आपको चाहिए भोजन। अब भोजन ना मिले तो आपके दिमाग में 10 तरह के विचार आएंगे कि चोरी कर लेना, किसी का लेके भाग जाना, किसी का छीन लेना। ये सब भी एक तरह का समाधान ही है। हाँ, कह सकते हैं कि गलत है, तो गलत सही एक अलग विषय है, लेकिन यह भी एक प्रकार का समाधान है। और दूसरी बात देखिए, किसी के भी आने और जाने से जीवन थोड़ा बहुत प्रभावित तो हो सकता है, किंतु जीवन कभी रुकेगा नहीं। प्रकृति का एक बहुत सुंदर नियम है, भूलने का नियम। कि जो भूलना है, इसको हमारे समाज ने बहुत ही निगेटिव रूप में देखा है कि भूलना बहुत बुरी चीज है। हम आपको भूल गए तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन भूलना बहुत अच्छी चीज है, वरदान है। हमारे हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी यादें हैं, बहुत सी स्मृतियां हैं, जिन्हें आप यदि याद करें तो आप अत्यधिक क्रुद्ध हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन ये एक वरदान है प्रकृति का, जो भूलने की शक्ति दी है, जिसे हम भूल कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, बीती बात विसारी के आगे की सुधि लई। का मतलब यही है कि जो चीजें बीत गई उसे आप भूल जाइए। भूलने का मतलब यही है कि आप किसी और, उसकी जगह पर किसी और चीज को स्थान दे दीजिए। तो ठीक है, इंसान माँ बाप को भी धीरे धीरे भूल जाता है, और प्रकृति का जो ये जो नियम है वो मुझ पर भी लागू होता है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ गए। दूसरी बात ये कि जो मित्रों का जो साथ होता है, जो आपने मित्र अर्जित किए हैं, बिल्कुल मित्रों को अर्जित ही किया जाता है, अपने व्यवहार से, अपने प्यार से और तमाम चीजों से। तो वो भी जो मित्र होते हैं वो आपके भाई, माँ बाप, गुरु, है ना, हर चीज की कमी पूरी कर देते हैं। तभी तो जीवन में कोई हो ना हो, मित्रों का होना बहुत आवश्यक है, जहां आप खुलकर सारी बातें कर सकते हैं। माँ बाप से सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन आप मित्रों के समक्ष सारी बातें रख सकते हैं। तो एक मित्र आपका शिष्य, आपका गुरु, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका डॉक्टर, वो सब अनेक भूमिकाओं में आ सकता है। तो कुल मिलाजुला कर कहूँ तो ये जो प्रकृति का नियम है कि भूलना, उसने वरदान स्वरूप हमें दिया है। बस उसी वरदान का ही नतीजा है कि हम उन चीजों को भूलते चले गए, या नहीं भी भूले तो उसका असर जो है धीरे धीरे बहुत कम से कम होता चला गया, और हम किसी अन्य दूसरी चीजों में व्यस्त होते चले गए। जी जी, बहुत बढ़िया राहुल जी, और काफी अच्छा लगा। राहुल जी, आप अभी एमए कर रहे हैं और आपने बीएड भी किया है। जी तो जी। बीए और बीएड में तो काफी पैसा लगता है, लाख रुपए। और ये एक चूंकि तो ये सब कैसे आप कर पाए हैं? कहाँ से पैसा वैसा का इंतजाम देखिए, वगैरह? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तक तो आप जानते हैं कि निःशुल्क शिक्षा एक तरह से है। हाँ। बहुत कम पैसे में काम चल जाता है। लेकिन जब आप बीएड में आते हैं तो बीएड कराने वाली संस्थाएं अलग अलग हैं, और हर संस्थाओं का जो शुल्क है वो अलग अलग है। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से
करते हैं तो पैसे कुछ ज़्यादा लगेंगे और सरकारी से करेंगे तो कम लगेंगे। तो हमने प्राइवेट आईपी यूनिवर्सिटी से की, जहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर की फीस। तो बहुत प्रयास करके एक हमारे कुछ मित्र लोग मिलकर अपने आप में एक कमेटी चलाते हैं, जहाँ से हमने लोन लिया और सूद पर लोन लिया 2% पे, ब्याज पे। और वो लोन लेके फिर कुछ हमारे जो रोजगार प्राप्त मित्र हैं उनसे निवेदन करके, थोड़ा इनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे, तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हमने बूंद बूंद से सागर भरने की कोशिश की। और एक व्यवहार के कारण लोगों ने हम पर विश्वास जताया, मुझे पैसे दिए। तो यहाँ से शुरुआत तो हुई। फिर उसके बाद 2-3 स्कॉलरशिप मेरे छूट भी गए किन्हीं कारणों से, और फिर एक स्कॉलरशिप जो मुझे मिली, तो हमने एनएफबी का, जो एनएफबी आप जानते हैं, नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। लोन देती है, एजुकेशन लोन देती थी, शायद अब नहीं दे रही है। तो वहां से भी हमने 35,000 रुपए लिए थे। तो इस तरह से करके मित्रों के सहयोग से सब कुछ होता चला जी गया, और जी। बस। राहुल जी, आप बहुत कुछ जानते हैं, आपके अंदर ज्ञान का भंडार कहें तो है। आप हर विषय आपका बढ़िया है। हालांकि मेन जो आपका विषय है वो हिंदी है, आपने हिंदी से हर कुछ किया है, बीए, बीएड, एमए। अच्छा, आ, आ, तो आपके इस ज्ञान से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? क्या कभी आपने इस ज्ञान से कईयों को आगे बढ़ाया है? अच्छा, ये और साथ में कभी आपको अहंकार हुआ है कि नहीं अपने ज्ञान पर? हाँ जी, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे आने वाला था। पहली चीज तो मैं इस बात से असहमत हूँ कि मेरे पास ज्ञान है या ज्ञान का भंडार है। और शुक्रात ने एक बात कही है कि जिसको ये पता लग जाए कि उसकी अज्ञानता क्या है, समझिए वो असली ज्ञानी है। तो ये पता जरूर होना चाहिए कि आप क्या नहीं जानते हैं। ये पता है कि हम क्या जानते हैं तो आप ठहर जाते हैं, आपके भीतर अहंकार पैदा होता है। जब आप ये जान लेते हैं कि आपको क्या क्या नहीं पता है, तो वहां से कुछ सीखने का भाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण है स्वीकृति। जब आपने स्वीकार कर लिया कि मुझे संगीत नहीं आती है, तभी आप संगीत सीखने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है तो आप संगीत जानते हैं, जितना जानते हैं बहुत जानते हैं, तो फिर आप आगे क्यों जाएंगे? तो न जानना, अगर आपको ये पता है कि आप क्या नहीं जानते, तो ये ज्ञान है। तो ज्ञान चूंकि इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, कि मैं कहूँ कि ज्ञान सागर का विस्तार इतना अधिक है कि मैं उसके सुई के नोक के बराबर भी नहीं हूँ। मैं इस मामले में कहीं अपने आप को देखता भी नहीं हूँ। तो एक बात ये है। दूसरी बात है, जहाँ तक लाभान्वित होने की बात है, बिल्कुल हम लोग शुरू से ही लोगों को पढ़ाते लिखाते रहे हैं। हम तमाम सीनियरों से पढ़ना भी सीखे और पढ़ाना भी सीखे हैं। तो बीएड ने तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिया, मैं कहूंगा कि 1% शायद कुछ दिया हो तो दिया हो, कुछ लोगों से संपर्क केवल बनवाया होगा। लेकिन टीचिंग जो मेरे भीतर आई है, वो स्वाभाविक गुण कह सकते हैं, या हमारे अनिल पांडे जी पढ़ाते थे, उन्होंने विश्वास जताया, मुझे कई लोगों को दिया कि ये लोग पढ़ाओ इनको। तो इस तरह से उनको देख देख कर चीजें हमने सीखी है पढ़ाना। तो ये सब चीजें हैं। बाकी लाभान्वित, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फायदा हुआ है, लेकिन लाभ क्या हुआ होगा वो वही बता पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, शब्दों में कोई बेशक कहते कि मुझे लाभ हुआ है, इस बात से मैं थोड़ा कम सहमत होता हूँ। अगर आपका ज्ञान है तो वो ज्ञान आपकी आपके व्यक्तित्व में दिखाई देना चाहिए ना, आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देना चाहिए। आपका रुमाल है, लेकिन यदि रुमाल गीला नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये रुमाल पानी के संपर्क में आया था? तो ये केवल कहना कि ये रुमाल पानी के संपर्क में आया था, बिल्कुल मिथ्या वचन है। अगर पानी के संपर्क में आया है तो गीलापन भी होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। बाकी जो भी हमारे मित्र हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं। और जब मैं किसी को कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, हालांकि ये कहना ही बुरा लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सच बात ये है कि जब मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत कुछ उनसे सीख रहा होता हूँ। तो एक तरह से मैं स्वयं का मतलब कहूँ कि एक तरह से स्वयं अध्ययन भी कर रहा होता हूँ। तो वो एक प्रकार का टीचिंग भी एक प्रकार की स्टडी है। जी तो जी। मेरी स्टडी हमेशा चलती है। बहुत बढ़िया राहुल जी। काफी मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें और बातचीत करना चाहिए। जो कुछ भी है वो सामने निकल के आ रहा है, और ये लोगों तक सकारात्मक बातें पहुंचेंगी। राहुल जी, अ, ऐसा कि हम लोग मानते हैं कि हम अच्छे पढ़े लिखे होंगे, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी। कुंदन, एक क्षमा के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ क्यों ना हम इस साक्षात्कार को, इस बातचीत को 2 भागों में बांट दें, ताकि थोड़ा लोगों को, सुनने वालों को भी आसानी पड़े। हाँ, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं।